हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओमकार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे क्लास 12th में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है जयांग। क्या पढ़ना है? जयांग। जयांग क्या होता है? ठीक है, पहले इसकी परिभाषा को आप देखेंगे, फिर फिगर को। ठीक है, तो जयांग पुष्प में मादा जननांग को जयांग कहते हैं। यानी जो पुष्प का भाग होता है और उसमें जो मादा जननांग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जयांग कहा जाता है। तथा जयांग के प्रत्येक भाग को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक, जो जयांग के क्या होते हैं? भाग होते हैं। जैसे जयांग में कई भाग होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। जैसे भाग का नाम आप देख लेते हैं। जयांग के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं और उन्हीं तीनों भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जैसे अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इन तीनों भागों को हम स्त्री केसर कहते हैं। पहले इसके बाद क्या है? बीजांड, यानी क्या होते हैं? बीजांड वृंत आते हैं। ठीक है, तो बीजांड वृंत के बाह्य आवरण, बीजांड वृंत यानी बीजांड के अनुदैर्ध्य काट को आप पहले समझ लेंगे। ठीक है, उसकी संरचना आया समझ में? देखिएगा, आपका बीजांड की अनुदैर्ध्य काट बने हुए हैं। ठीक है, पहले ये परत क्या हुआ है? बना है कि नहीं बना है? इस परत को हम क्या कहते हैं? बाह्य आवरण, अध्या आवरण कहते हैं। बाह्य अध्या आवरण, क्योंकि जो ये आवरण बना है उस बीजांड का क्या है? पूर्ण रूप से नहीं है, इसीलिए बाह्य अध्या आवरण इसे हम कहते हैं। फिर उसके ठीक पास में क्या बना हुआ है? बीच में बना हुआ है ये क्या है? रेखा। उसी को हम क्या कहेंगे? अंतः अध्या आवरण। यानी बाह्य आवरण के ठीक मध्य में जो रेखाएं खींची गई हैं उसे हम अंतः अध्या आवरण कहते हैं। ठीक है, और इस बीच में यानी बाह्य अध्या आवरण और अंतः अध्या आवरण के बीच में ये क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश। उस भ्रूण कोश में क्या होते हैं? एक केंद्रक होता है। क्या होता है? एक केंद्रक विकसित होते हैं और उस केंद्रक में क्या होती हैं? एक सहायक कोशिकाएं भी होती हैं जो केंद्रक की क्या करती हैं? यानी कि रक्षा करती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। जो इसे सहायक कोशिकाओं का कार्य है कि केंद्रक को क्या हो? पोषण प्रदान करती रहें। ठीक है, फिर ठीक उसके बाहर के भाग को क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। यानी केंद्रक के बाहर भी कुछ भाग है, इस भाग को क्या कहेंगे? बीजांड काय कहेंगे। और जहाँ पे क्या होती हैं? इसके ठीक पीछे एक क्या होता है? निभाग होता है। क्या होता है? निभाग होता है। और इस निभाग पर की तरफ को निभाग कहते हैं। और जो कुछ नीचे की तरफ के भाग होते हैं जो क्या होती हैं? बीजांड काय के बाद की रेखाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल आगे बताया गया है। देखेंगे आगे। बीजांड वृंत क्या है? बीजांड वृंत फेनिकिल क्या होते हैं? बीजांड के बाह्य आवरण क्या होता है? बीजांड के बाह्य आवरण को अध्या आवरण कहते हैं। जो बीजांड होता है उसके जो बाहर की परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? अध्या आवरण कहते हैं। जो बीजांड एक वृंत यानी डंठल जैसी संरचना द्वारा अपरा यानी अपरा एक कोशिकाएं होती हैं से जुड़ी रहती हैं।
जो बीजांड एक वृंत है वो डंठल जैसी संरचना द्वारा अपरा से जुड़ी रहती है, यानी अपरा एक कोशिकाओं का नाम है। तो बीजांड वृंत जिस स्थल पर बीजांड से जुड़ा रहता है उसे नाभिक कहते हैं। क्या होते हैं? जो बीजांड वृंत होता है और वो जिस स्थल से यानी स्थल से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक, उसके बाद बीजांड वृंत के बाद आप फिगर में देखते हैं आता है अध्या आवरण। क्या आता है? अध्या आवरण आता है। अध्या आवरण बीजांड के बाह्य आवरण को अध्या आवरण कहते हैं। जो बीजांड होता है, आप बीजांड की संरचना देख लीजिएगा। बीजांड के बाह्य यानी कि बाहर की परत को हम अध्या आवरण कहते हैं। ठीक, और ठीक उसके नीचे बीजांड द्वार था कि नहीं था? फिगर उठा के देखिएगा। बीजांड द्वार जो होता है यानी माइक्रोपाइल इंग्लिश में कहते हैं इसको, बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है। क्या होती है? जो बीजांड का ऊपरी सिरा है, ठीक है, ये क्या है? ऊपरी सिरा है कि नहीं है? बीजांड का ये ऊपरी सिरा है, देख रहे हैं आप। बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ये संरचना क्या है? बीजांड, इसी को हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत वाले भाग को, जो बीजांड द्वार है इसके विपरीत जो भाग है यानी कि इसके पीछे भाग है कि नहीं है, इसके बीजांड द्वार जो है बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाले भाग को यानी इसके उल्टा फिर लेंगे तो ये भाग क्या होता है? निभाग है। तो बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत वाले भाग को निभाग कहते हैं। अब आगे देखेंगे बीजांड काय है, जो बीज में देखे थे। ठीक, अंतर्ध काट को देख लेंगे बीजांड के। बीजांड काय, बीजांड काय के मध्य भाग को क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। बीजांड के मध्य भाग को बीजांड काय कहते हैं। जैसे जो बीज का क्या होता है? बीज का हिस्सा होता है उसे यानी हम क्या कहेंगे? बीजांड काय कहेंगे। ठीक, और उसमें क्या आते हैं? आगे देखेंगे गुर बीजाणु जनन। क्या होती है? गुर बीजाणु जनन। गुर बीजाणु जनन के बारे में देखते हैं। गुर बीजाणु मार्त कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित गुरु बीजाणु बनाने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जो मार्त कोशिकाएं होती हैं यानी केंद्रक होता है उनके द्वारा क्या होती हैं? अर्धसूत्री विभाजन करके जो अगुणित यानी कि यन को हम क्या कहते हैं? अगुणित गुरु बीजाणु बनाने की प्रक्रिया, जिससे गुरु बीजाणु बन रहे हैं उसी प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे आपका फिगर बना हुआ है देखिएगा, एक आपका ये क्या है? गुर बीजाणु क्या है? गुर बीजाणु है और एक ये क्या है? गुर बीजाणु में बीजांड काय और गुर बीजाणु ये क्या है? मार्त कोशिका है यानी केंद्रक है। तो एक गुरु बीजाणु जनन में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। क्या होते हैं? गुरु बीजाणु जनन में 4 गुर बीजाणु बनते हैं जो प्रायः रेखिक चतुष्क रूप में विन्यासित रहते हैं। क्या होते हैं? इनकी ये रेखित है चतुष्क रूप में यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इतने में ये क्या होते हैं? विन्यासित रहते हैं। इतने रूप में इनका विन्यास हो रहा है।
लेकिन इसमें से 3 बीजाणु क्या होते हैं, जो गुर बीजाणु होता है 3 वो नष्ट हो जाता है, और इसमें से 1 बीजाणु क्या होता है, क्रियाशील होता है। इसके आगे आप देखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों क्या हो जाएंगे, चतुष्क में से 3 नष्ट हो जाएंगे और 1 बचेगा जो एक आगे क्रिया करता है। जैसे देखेंगे इन चार गुर बीजाणुओं में प्रायः 1 गुर बीजाणु ही सक्रिय रहता है। आपको बताए ना कि 3 गुर बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और 1 गुर बीजाणु चारों में से क्या होता है, क्रियाशील होता है। जो मादा युग्मको उद्भिद, जिसे भ्रूण कोश भी कहते हैं, मादा युग्मको उद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। किसकी प्रथम कोशिका होती है, मादा युग्मको उद्भिद की। शेष 3 गुर बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार 1 गुर बीजाणु से भ्रूण कोश बनने के विकास को बीजाणु कहते हैं। यानी जो 1 गुर बीजाणु बचता है और उस गुर बीजाणु से जो भ्रूण कोश बनता है, भ्रूण कोश का विकास होता है, उसे क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। जैसे आगे देखते हैं, क्रियाशील गुर बीजाणु जो होता है धीरे धीरे वो वृद्धि करती है। जो क्रियाशील बीजाणु है वो क्या होती है, धीरे धीरे वृद्धि करती है और समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है, 2 कोशिकाओं का। यहाँ देख लेंगे फिगर में कितनी कोशिकाएं बनी हुई हैं, 2 कोशिकाएं। 2 कोशिकाओं का ये निर्माण कर रही है। फिर पुनः समसूत्री विभाजन होता है। फिर इनमें क्या होता है, फिर से पुनः समसूत्री जब विभाजन होता है तो ये 2 कोशिका फिर 4 कोशिकाएं बना लेती हैं। जो 2 कोशिकाएं थी, जब इनमें समसूत्री विभाजन हुआ तो ये 2 से 4 कोशिकाएं बना ली। आया ना समझ में इतना, 2 से कितना बनी, 4। फिर इनका क्या होता है, फिर समसूत्री फिर विभाजन जब होता है तो ये 4 कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बनाती हैं, 8 कोशिकाएं बनाती हैं। कितनी कोशिकाएं हैं, 8 कोशिकाएं बनाती हैं। 8 कोशिकाएं बना लेती हैं तो इन्हें भ्रूण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। जैसे आप देख लेते हैं पूरा इसमें क्या होती हैं, पूरी कोशिकाएं, पूरे केंद्र क्या हैं, विकसित हो गए हैं, आके इकट्ठा हो गए हैं। 1 2 3 और 4 5 6 7 8, ठीक। पूरी कोशिकाएं हैं ना, कितना कोशिकाएं हैं, पूरा 8 कोशिकाएं बना लेती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। फिर आगे क्या है, मादा युग्मको उद्भिद या भ्रूण कोश के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे कि भ्रूण कोश यानी मादा युग्मको उद्भिद क्या होता है, ठीक। यह एक अंडाकार क्या होता है, जो भ्रूण कोश होता है ये क्या होता है, एक अंडाकार बहुकोशिकीय संरचना होती है। जो इनकी संरचना होती है इसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी जो भ्रूण कोश होता है, ठीक है, ये अंडाकार होता है और इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो उसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। यह बीजाणुकाय में धसी होती हैं। इसमें जो बीजाणुकाय होता है उन्हीं में ये कोशिकाएं क्या होती हैं, धसी होती हैं। यह पेक्टिन और सेलुलोज की झिल्ली से ढका रहता है। जो भ्रूण होता है ये क्या होते हैं, पेक्टिन और
सेलुलोज की परत से ढके रहते हैं और भ्रूण कोश के अंदर क्या होती हैं? 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक बड़ी कोशिका मध्य में होती है और 3 बीजांड द्वार की तरफ एवं 3 निभाग की तरफ। सभी कोशिकाएं एक दूसरे से जीव द्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, किसके द्वारा? एक जीव द्रव्य तंतु के द्वारा जुड़ी होती हैं। अब आप देखेंगे ये क्या है? भ्रूण कोश का यानी कि संरचना है। ठीक, देख रहे हैं। इस संरचना में ये क्या है? अंडाकार है। क्या है? अंडाकार है। इसमें क्या होती हैं? एक सबसे जो यानी कि नीचे की परत, इसको हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। और फिर ये क्या होती हैं? प्रतिमुख कोशिका। ठीक, और इसके बीच में क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। क्या पाए जाते हैं? केंद्रक यानी ध्रुवीय केंद्रक, जो इसमें बीच में विकसित होता है। फिर इसे क्या कहते हैं? इसके बाहर के भाग को क्या कहते हैं? केंद्रीय कोशिका। केंद्रक के बाहर के भाग को केंद्रीय कोशिका कहते हैं। ये दोनों यानी कि अंड और सहायक कोशिका एक अंड उपकरण होती हैं। अब आप इनमें से देखेंगे कि एक बड़ी कोशिका जो मध्य में होती है, एक बड़ी कोशिका, ये जो है ये क्या है? बड़ी कोशिका है जो बीचों बीच है। ठीक है, अब इसमें से क्या होती हैं? 3 कोशिकाएं क्या होती हैं? 3 निभाग की तरफ और क्या होती हैं? और उसके बाद 3 बीजांड द्वार की तरफ होती हैं। 3 बीजांड द्वार की तरफ और 3 निभाग की तरफ होती हैं। ये आपका क्या है? बीजांड द्वार है। ये क्या है? बीजांड द्वार है। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ पाई गई हैं। 1, 2 और 3। 3 कोशिकाएं हैं ना? ये 3 कोशिकाएं कहाँ पाई गई हैं? बीजांड द्वार की तरफ। और 3 कोशिकाएं निभाग, इसको हम क्या कहते हैं? निभाग। 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ, जिसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। निभाग की 1, 2, 3। ठीक, कोशिकाएं ये क्या है? 1, 2, 3 कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं के बीच में ही केंद्रक होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? एक भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं पाई गई? 7 कोशिकाएं। अब यहाँ आप गिनती कर लेते हैं कितनी कोशिकाएं हैं? 1, 2 और 3, 4, 5, 6 और 7। कितनी कोशिकाएं हुई? 7 कोशिकाएं हुई। एक भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक होते हैं। कितनी कोशिकाएं? यानी एक भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं, तो 7 कोशिकाओं के बारे में समझ आया। फिर उसके बारे में यानी 8 कोशिकाएं क्या हैं? 8 केंद्रक। कोशिकाएं 7 हैं और केंद्रक 8 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने केंद्रक हुए? 8। आया ना समझ में? भ्रूण कोश में निम्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? निम्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंड उपकरण यह भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की तरफ पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं का समूह होता है। जो अंड उपकरण होता है, आप देखते हैं अंड उपकरण यही है। तो इसी को यह भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की क्या होती हैं? बीजांड द्वार की तरफ पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंड उपकरण।
कहते हैं। फिर आगे देखेंगे, यानी प्रतिमुख या प्रतिश्यांत कोशिकाएं निभाग की तरफ क्या होती हैं? निभाग की तरफ व्यवस्थित 3 कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। जो निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका किसे कहते हैं? यह भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है जो भ्रूण कोश के द्वारा घिरी होती है। जो भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। यही कोशिका क्या होती है? जो भ्रूण के द्वारा घिरी होती है और इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक एवं संगृहीत भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। 2 ध्रुवीय केंद्रक, ये क्या है? 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं। इन्हें संगृहीत भोज्य पदार्थ पाया जाता है। क्या करते हैं? इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक एवं संगृहीत भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। बस इतना आज के लिए।